हेलो दोस्तों, मैं प्रसेनजीत चौरसिया नौकरी करके इस प्लेटफॉर्म में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग सामान्य अध्ययन के जिस खंड के बारे में बात करने वाले हैं वह है भूगोल। हालांकि भूगोल बहुत ही विशाल टॉपिक है, लेकिन हम धीरे धीरे करके एक एक कदम चल के उस विशालता को नाप लेंगे। तो इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले भूगोल के बारे में बात करने से पहले कि आखिर भूगोल का अध्ययन हम क्यों करें। क्या यह एग्ज़ाम्स में महत्व रखता है, और अगर रखता है तो कितना रखता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि चाहे आपका वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे वनडे से इतर पीसीएस या सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी के एग्ज़ाम्स हों, उसमें भूगोल का यानी ज्योग्राफी का महत्व बहुत ही ज़्यादा है और इससे काफ़ी संख्या में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम बात करेंगे आज से किसके बारे में, भूगोल के बारे में, यानी कि ज्योग्राफी के बारे में। तो सबसे पहले ज्योग्राफी तो हम कर रहे हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये भी तो देख लें। ज्योग्राफी का क्या अर्थ है? तो ज्योग्राफी में यानी चूंकि यह दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से दो शब्द हैं? ये है जियो और ये है ग्राफोस। कौन कौन से? ये जियो और ग्राफोस, यानी कि दो शब्दों से मिलकर ज्योग्राफी की रचना हुई है। अब यहाँ पर जियो का क्या अर्थ है? ये श्री मुकेश अंबानी जी का जियो नहीं, जो आप लोग कॉलिंग के लिए यूज करते हैं, वो नहीं है। यहाँ पर जियो का अर्थ है पृथ्वी, और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि पृथ्वी का वर्णन करना किसके अंतर्गत आता है? ज्योग्राफी के अंतर्गत। अब चूंकि पृथ्वी का वर्णन, अब पृथ्वी है क्या ये तो जानना जरूरी है। पृथ्वी एक ग्रह है हमारे सौरमंडल का। सौरमंडल का एक ग्रह है क्या? पृथ्वी। उस पे हम लोग निवास करते हैं, जिसको नीला ग्रह भी कहते हैं, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो पृथ्वी का वर्णन करना ज्योग्राफी के अंतर्गत किया जाता है। पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। अब पृथ्वी में किसका वर्णन? पृथ्वी के जो हमारे स्थल खंड हैं, जिसमें आपके पर्वत, पठार, मैदान, तटीय मैदान, नदियाँ, समुद्र, झीलें, महासागर, या इस तरह से जो भी स्थलाकृतियाँ या उच्चावच पाए जाते हैं पृथ्वी पर, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे और कोशिश करेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक परतों के बारे में भी अध्ययन करें, जैसे सियाल, सीमान, निफे, या फिर जो भी अन्य और भी लिथोस्फीयर है, मतलब जो भी स्ट्रक्चर्स अंदर पाए जाते हैं पृथ्वी के क्रस्ट तक यानी कोर तक, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसी क्रम में स्टार्ट करते हैं। चलिए पहले इसी के बारे में क्या है कि पृथ्वी का वर्णन करना, और सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहते हैं, और यानी कि ज्योग्राफी शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? भूगोल का यानी कि जियोग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था ये हम देख लेते हैं। तो ये किया था इरेटोस्थनीज ने। किसने? इरेटोस्थनीज ने। इरेटोस्थनीज ने, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज ने किया, इसीलिए इनको क्या कहते हैं? फादर ऑफ जियोग्राफी। किसको? इरेटोस्थनीज साहब को। इरेटोस्थनीज साहब को फादर ऑफ ज्योग्राफी कहते हैं। क्यों? कि उन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, अब इसके बाद मॉडर्न ज्योग्राफी का फादर किसको कहते हैं, यानी फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी, यानी फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी।
किसको कहते हैं, यानी कि आधुनिक भूगोल का पिता। आधुनिक भूगोल का पिता किसको कहते हैं? ये कहते हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। हम्बोल्ट से एक चीज आपको याद आ गई होगी, अगर आप लोगों ने कभी भी भूतकाल में, यानी जो आपने बिता दिया, हमारा बीता भूतकाल है, यानी अभी 1 मिनट पर ये जो हम लिख रहे हैं ये भी भूतकाल हो गया, भूत में चला गया। तो हम्बोल्ट, यानी अगर ज्योग्राफी हमने पहले पढ़ा होगा तो हम्बोल्ट एक धारा चलती है, हम्बोल्ट की धारा। जरा आप लोग कमेंट में बताएंगे कि ये किस महासागर में चलती है और किस देश के समीप चलती है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग कमेंट के थ्रू यह जरूर बताएंगे, ठीक है। अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, और इन्होंने एक पुस्तक लिखी, इसीलिए तो इनको फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी कहा जाता है। कौन सी पुस्तक थी? वो थी कॉसमॉस, यानी हिंदी में लिखे तो कॉसमॉस, ठीक है। कौन सी पुस्तक? कॉसमॉस। किसकी पुस्तक थी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट की पुस्तक, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का पिता किसको? इराटोस्थनीज को। फादर ऑफ ज्योग्राफी इराटोस्थनीज, ठीक है। इतना समझ में आया? एक चीज और देखते होंगे, जब आप लोग फोन यूज करते हैं, फोन यानी कि ऊपर देखे मौसम का हाल जानने के लिए, बादल देख, पहले क्या करते थे लोग कि बादल देखते थे कि कहीं से बादल मतलब बन रहे हैं बारिश वाले कि नहीं बन रहे हैं, धूप है कि नहीं है, इस तरह से मौसम का अनुमान लगाते थे कि मान लीजिए आगे आने वाले 2, 4, 6 घंटे में या 2-3 दिन में क्या स्थितियां रहने वाली है मौसम की। आजकल ऐसा नहीं होता। आजकल लोग रूम के अंदर बैठकर, यानी कि वो हो सकता है बेसमेंट में हो या हो सकता है कि 50वें फ्लोर पे हो, लेकिन वहाँ बैठकर बिना बाहर देखे ही मौसम का हाल जान लेते हैं। कैसे? ये जो हाथ में खिलौना लोगों के आ गए है उसके थ्रू। उसमें एक जो ऐप होता है वेदर, यानी कि विश्वास देखिए लोगों का, बाहर मौसम देखने के बजाय लोग मोबाइल में देखना पसंद करते हैं। वेदर ऑन किए, वहाँ पे सर्च मारे कि आखिर आज का मौसम हमारे यहाँ कैसा है, बारिश होगी कि नहीं होगी, हवा कितनी तेज चल रही है, ह्यूमिडिटी कितनी है, इन सब बारे में हमको वहाँ से सटीक, यानी कि एग्जैक्ट 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन सटीकता उसमें है, यानी कि पूरी सटीकता है कि वो सूचनाएं आपको प्रोवाइड करा रहा है। तो आखिर ये सब संभव कैसे हुआ? ये सब हुआ भूगोल के वैज्ञानिक अध्ययन के फलस्वरूप। यानी जब भूगोल का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया, पहले क्या होता था, वो सिर्फ एक जानकारी का सोर्स था, लेकिन अब उस सोर्स को यूज किया गया साइंटिफिक तरीके से, और उसका यूज किया गया लोगों की जीवन शैली को आसान बनाने में। उसी का एक जीता जागता उदाहरण आपका वेदर ऐप हो आपके फ़ोन में, जिसके माध्यम से आप देख लेते हैं कि आज मौसम कैसा है, सुहावना रहेगा या तो फिर बारिश होगी, क्या होगा, फलाना ढिमकाना जो भी है, ठीक है। ज्योग्राफी शब्द किसने दिया? इराटोस्थनीज। फादर ऑफ ज्योग्राफी किसको कहा गया? इराटोस्थनीज को। फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी किसको कहा गया? यानी आधुनिक क्या कहते हैं, यहाँ पे भू लिख दिए हैं, इसको गलत मत समझिए, भूगोल का पिता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को। क्यों? कॉसमॉस पुस्तक की वजह से। और एक चीज और है कि ये जो एक रेखाएं होती हैं, समताप रेखाएं, कौन सी? समदाब नहीं, प्रेशर की बात नहीं कर रहे हैं, टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। समताप, जहां से तापमान एक समान गुजरे, उसी को समताप रेखाएं कहती। इसकी खोज किसने की थी? इन्होंने ही की थी, हम्बोल्ट ने। यानी यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं कि समताप रेखा की खोज, या फिर कहा जाए जानकारी, किसने दी? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट ने दी, ठीक है। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और मुझे आशा है कि आप लोग इसको नोट कर रहे हैं, क्योंकि
क्वेश्चन बनता है, जाहिर सी बात जरूरी है फिर। और इस पे 2-3 पॉइंट और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम इंडियन ज्योग्राफी पे आते हैं, क्योंकि हमको फाइनली क्या पढ़ना है, भारत का भूगोल, भारत की नदियाँ, भारत के झीलों के बारे में, भारत के अन्य जो भी स्थलाकृतियाँ हैं उसके बारे में पढ़ना है। उसी क्रम में एक चीज़ और देख लेते हैं कि एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम था एनेकजी मेंडर। क्या नाम था? एनेकजी मेंडर। ये किस प्राणी का नाम हमने लिख दिया? एलियन तो नहीं है, एलियन ओलियन नहीं है, भूगोलवेत्ता थे, बहुत स्पेशल करके गए हम लोगों के लिए कि पढ़ लीजिए आप लोग। विश्व का मानचित्र किसने तैयार किया था सर्वप्रथम? इन्होंने ही तैयार किया था। विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम तैयार किया किसने? एनेकजी मेंडर साहब ने। अब विश्व का मानचित्र उतना परफेक्ट तो नहीं था कि जैसे आजकल दिख रहा है। मान लीजिए ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया, ये दक्षिणी अमेरिका हो गया, यहाँ से आपका यूरोप हो गया, ये हो गया आपका एशिया हो गया, यहाँ पे आपका अफ्रीका हो गया। नहीं बढ़िया सा, मतलब ये मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ। आपका आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ऐसा नहीं था, उनका मैप जो था, यानी कहा जाए विश्व का मानचित्र इतना परफेक्ट तरीके से नहीं था जो आज का है, लेकिन फिर भी पहला प्रयास एनेकजी मेंडर साहब ने किया और विश्व का मानचित्र उन्होंने दिया कि विश्व के जो महाद्वीप हैं उनकी अवस्थिति कहाँ पे है और कैसी है। इसके अलावा एक व्यक्ति हुआ करते थे टालमी। कौन? टालमी। इन्होंने ये जो विश्व का मानचित्र था इसमें भारत को दर्शाया, यानी विश्व मानचित्र पर किसको? भारत को दर्शाया। विश्व मानचित्र पर भारत को दर्शाया किसने? टालमी साहब ने। किसने? टालमी साहब ने। इसके बाद जो सौर मंडल है हमारा, सौर मंडल यानी कि सूर्य के साथ जो ग्रह हैं, पहले 9 हुआ करते थे, आजकल 8 हैं। 9वां कौन सा ग्रह था? कुछ लोगों को पता होगा, 52वां ग्रह जिसको कहते हैं, प्लूटो हो गया, है कि नहीं? उसको कब निकाला गया था ग्रह की श्रेणी से? कमेंट करके बताइएगा, ग्रह की श्रेणी से उसको कब निकाला गया? इसके अलावा जो भी आपके 8 ग्रह हैं, जिसमें आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शनि, अरुण, वरुण और सूर्य तो है ये एक तारा। सूर्य क्या है? एक तारा है। 8 ग्रह हैं, क्षुद्र ग्रह भी बीच से चक्कर लगाते हैं, सब साथ में घूमते हैं सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। इसके अलावा चंद्रमा या फिर फबोस, डिमोस या बहुत से ऐसे उपग्रह हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं, ग्रह के साथ साथ, ग्रह के चक्कर लगाने के साथ साथ सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो सेकेंडरी स्टेप हो गया। बाकी हम अभी इसी पे रहते हैं कि जो हमारा सौर मंडल की संकल्पना किसने दिया था? यानी कि सौर मंडल की संकल्पना किसने दिया? एक व्यक्ति हुआ करते थे, कॉपर निकस। कौन? कॉपर निकस। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे भारत के बारे में। किसके बारे में? भारत अर्थात इंडिया। भारत आखिर नाम कहां से पड़ा कि ये होगा भारत? भारत जो कहा जाए आर्यों के एक जन हुआ करते थे भारत, उन्हीं के नाम पर, यानी जन के राजा हुआ करते थे भारत, उन्हीं के नाम पर क्या पड़ा? भारत नाम पड़ा, आर्यावर्त नाम पड़ा।
कई नाम ऐसे थे जो भारत के संदर्भ में प्रयुक्त किए जाते। हिंदुस्तान, जिसको पहले इंदुस्तान कहते थे, यानी कि यानी कि इंडस रिवर के जो पूर्व का क्षेत्र हुआ करता था उसको अरब निवासी या कहा जाए अरब और यमन क्या कहते हैं यूनान के लोग हिंदुस्तान नहीं बोल पाते थे, हिंदुस्तान यानी कि इंडिया हिंदुस्तान के रूप में यूज करते थे इंडस रिवर के संदर्भ में, कि इंडस के जो पूर्व का क्षेत्र है वो हिंदुस्तान है। तो धीरे धीरे फिर प्रोनाउंसिएशन चेंज होता गया और वो हिंदुस्तान के रूप में कन्वर्ट हो गया। ठीक है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि भारत में कि भारत की अवस्थिति कहाँ पे है विश्व मानचित्र में। ठीक है, विश्व मानचित्र या पहले सबसे पहले ग्लोब में देख लेते हैं कि भारत की अवस्थिति कहाँ, यानी कि भारत की अवस्थिति या भारत के सामान्य परिचय, भारत सामान्य परिचय। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं कि भारत की अवस्थिति कहाँ। सबसे पहले हम ग्लोब बना लेते हैं। यह रहा क्या, मान लीजिए ग्लोब है। अगर नहीं भी मानेंगे तो ऑप्शन ही क्या है, मानना पड़ेगा। इसके बीच से कौन सी रेखा गुजरती है, भूमध्य रेखा। कौन सी, भूमध्य या विषुवत। ठीक है, भूमध्य या विषुवत। कब कितने डिग्री से, 0 डिग्री से, 0 डिग्री से अक्षांश से कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा। इसके ऊपर 23.5 अंश की रेखा गुजरती है, यानी कि 23 सही 1/2 अंश नॉर्थ, यानी कि उत्तर। यानी कि भूमध्य रेखा के जब ऊपर की बात करेंगे तो उत्तर की बात होती है, तो नीचे की बात करेंगे तो दक्षिण की बात होती है। तो ये कौन सी रेखा है, ये है कर्क रेखा। उसके बाद 23.5 नीचे की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी रेखा है, 23.5 अंश साउथ। कौन सी रेखा है, मक्कार रेखा, यानी कि मकर रेखा, ये मक्कार है। अब इसके बाद इसके ऊपर भी एक रेखा है, यहाँ से 66.5 अंश नॉर्थ। इसको कौन सी रेखा कहते हैं, आर्कटिक वृत्त। फिर 66.5 अंश दक्षिण में भी एक रेखा जाती है, जिसको कौन सी रेखा कहते हैं, 66.5 अंश साउथ है, जिसको कहते हैं अंटार्कटिक वृत्त। वो है आर्कटिक वृत्त, यह है सही तो लिखा है अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, अब भारत की स्थिति क्या है, भारत के बारे में अगर बात करेंगे तो भारत पर इसको देख लेते हैं कि यह है भारत का ये है ये क्या है हमारा इंडिया, यानी भारत। ठीक है, अब ये इसका क्षेत्रीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, यानी अक्षांशीय विस्तार बात कर लेते हैं, देशांतरीय विस्तार की बात कर लेते हैं। तो ये 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ, कहाँ से, 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक, यानी कि इसका जो ऊपरी सिरा है ये कहाँ पे है, 37 अंश 6 मिनट तक, 37 अंश 6 मिनट। ठीक है, 8 अंश 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 अंश 6 मिनट नॉर्थ तक है। इसका दक्षिणी विस्तार ये है, दक्षिण से लेकर उत्तर तक ये इसका अक्षांशीय विस्तार है। कौन सा, अक्षांशीय, देशांतरीय अक्षांशीय। और पश्चिम से लेकर पूरब तक 68 अंश 25 मिनट से लेकर 68 अंश 7 मिनट से लेकर 68 अंश 7 मिनट,
इसको हम सही से लिख दे रहे हैं, नहीं तो आप लोग गलत कर देंगे। 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट, ठीक है। 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट, ये इसका अक्षांशीय और ये हो गया दिशांतरीय विस्तार। अब आप लोग एक बार सोचिए जरा कि 8 अंश 4 मिनट उत्तरी यानी कि नॉर्थ है, तो कहीं ना कहीं हम बात कर रहे हैं। ये एक चीज और है कि यहाँ से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को कौन सी रेखा कहते हैं? देशांतरीय रेखा कहते हैं, ठीक है। यह है 0 डिग्री यानी कि 0 डिग्री, ये 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री। अब 8 अंश 4 अंश से लेकर 37 अंश 6 मिनट तक, यानी 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट, तो कहीं ना कहीं हम बात करेंगे तो ये नॉर्थ में बात हो रही है, तो ये यहाँ पे आएगा, यानी कि इस जगह पे आएगा इसका दक्षिणतम बिंदु, और उत्तरतम बिंदु 37 अंश 6 मिनट। अब कहीं ना कहीं ये आएगा यहाँ पर, यहाँ पर। अब ये क्लियर नहीं है कि यह पश्चिमी गोलार्ध में है या पूर्वी गोलार्ध में है, क्योंकि ये जो देशांतरीय रेखा विभाजित कर रही है, इसके इधर का बेल्ट है, यानी कि यहाँ इधर ये है पश्चिमी गोलार्ध और ये है पूर्वी गोलार्ध, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध और ये है पश्चिमी गोलार्ध। 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट। अब यहाँ देखते हैं कि 68 अंश 7 मिनट ईस्ट, और ये भी है ईस्ट, पूर्वी। 68 अंश 7 मिनट, पूर्वी की जब बात कर ही दिया तब तो क्लियर हो गया कि 68 अंश कहीं ना कहीं यहाँ पे आएगा। 68 अंश 7 मिनट से लेकर 97 अंश 25 मिनट यहाँ तक आएगा। तो यानी जो भारत की अवस्थिति बनी वो कहीं ना कहीं यहाँ पे बनी, कहाँ पे? ये रहा भारत की अवस्थिति। ये भारत की अवस्थिति यहाँ पे बनी, ठीक है। समझ में आया आप लोगों को? ये भारत की अवस्थिति, इसको हम पश्चिमी और पूर्वी इसको ध्यान में रखिएगा। तो भारत की अवस्थिति यहाँ पे बनी, ठीक है। इतना आप लोग समझे। अब इसमें एक दो पॉइंट और देख लीजिएगा कि भारत में कुल कितने राज्य वर्तमान समय में हैं। राज्य यानी स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, टोटल वर्तमान समय में 28 राज्य हैं और केंद्र शासित कितने हैं? 8। 29 थे, लेकिन एक कौन घटा? जब जम्मू कश्मीर को यानी 28 पहले थे तो तेलंगाना जुड़ा 29 हुआ और 2014 में, और फिर अभी 2019 में 19-20 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर को 20 में जम्मू कश्मीर को 2 यूटीज में बांट दिया गया, तो वह राज्य का दर्जा उसे छीन गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 29 में यानी कि सबसे पहले कितना था? 28 था। 28 में एक जुड़ा तो कितना हुआ? 29 हुआ, और फिर यहाँ से एक निकल गया तो फिर कितने? अभी 28 राज्य हैं। यूटी की बात करें तो यूटी टोटल पहले कितना था? 7 था। कितना? 7। अब जब जम्मू कश्मीर को डिवाइड किया गया तो 2 यूटी निकले, तो 7 और 2 बन गए, 9 हो गया टोटल। लेकिन फिर बाद में क्या किया गया कि दमन दीव और दादर नगर हवेली तथा क्या कहते हैं उसको, दमन दीव और दादर नगर हवेली को इंक्लूड कर दिया गया। तो वो कितने हो गए? यानी कि यहाँ से फिर कहा जाए 2 मिला के 1 कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है 1 कम हो गया, तो यानी टोटल 8। यानी वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद हम अगली क्लास में बात करेंगे। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई जारी रखिए, क्योंकि ये आने वाले समय में जो एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वो आपके करियर को एक सही दिशा दे सकते हैं। धन्यवाद।